इसलिए आपसे विनती है कि जितनी खामोशी से ये बातचीत होगी उतनी विषय की परतें उभर कर आएंगी। हमारे बीच में कांग्रेस की फ्रंट लीडरशिप के दोनों नेता उपस्थित हैं, माननीय नीतू पटवारी जी और माननीय उमंग सिंगार जी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे भी आज विशेष रूप से उपस्थित हैं और माननीय अशोक सिंह राज्यसभा के सदस्य बहुत जल्दी आपके बीच में आने वाले हैं। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को दो कौड़ी का कहने वाले मुख्यमंत्री उनका हजारों करोड़ का मामला आज प्रकाश में आया। अब जिसके पास इतनी विपुल धन संपदा है उसको तो किसान का बेटा दो कौड़ी का लगेगा है। सत्ता और शासन का भीषणतम दुरुपयोग और ऐसी निर्लजता, कोई डर नहीं, कोई लोकराज नहीं, विरोधियों को अपमानित करो, उन पर झूठे मुकदमे चलाओ, उन पर दबाव बनाओ ताकि कोई सच्चाई का सुर ऊपर उभर कर ना आए। ज्यादा समय नहीं लूंगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय नीतू पटवारी जी से निवेदन है कि आज की पत्रकार वार्ता शुरू करें। उसके बाद हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय उमंग सिंगार जी और भी विस्तार से इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। आप जितना शांति से सुनेंगे उतना ही पूरा विषय उसकी संप्रेषणशीलता बढ़ जाएगी। माननीय नीतू पटवारी जी। आदरणीय उपस्थित सभी यहाँ पत्रकार बंधु, आपके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के सामने हम अपनी बात रख रहे हैं। आदरणीय सीएलपी के नेता उमंग सिंगार जी, आदरणीय मुकेश नायक जी, आदरणीय अभय दुबे जी, मध्य प्रदेश वासियों, जब हम आज आपसे बात कर रहे हैं तो मन बहुत भारी है, बहुत दुखी है और मध्य प्रदेश दिन पे दिन भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारियों के कारण कलंकित होता जा रहा है। बार बार हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि राज्यसभा का निर्वाचन का फॉर्म पंच जैसा रिजेक्ट कर दिया। सारे नियम, कायदे, कानून, निर्वाचन नामावली सबको दरकिनार करते हुए इतना बड़ा पाप किया, ये इतिहास में दर्ज हो गया। उसका कलंक भी मध्य प्रदेश में लगा। कुछ दिन पहले जब मैं बोलता था अली बाबा 40 चोर, तो 40 चोरों का जखीरा स्टिंग हुआ ट्रांसफर उद्योग के नाम पर। आप सब ने देखा, आप सब ने उसको पब्लिक तक लेके भी गए, प्रदेश ने भी देखा। आज अली बाबा का नंबर आया है। मैं बहुत दुख के साथ ये भारी मन से आज आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ कि देश में जब कांग्रेस की 2014 में सरकार थी तो नरेंद्र मोदी जी ने 2G, 4G, कोल और अलग अलग तरह के इतने आरोप लगवाए। बीजेपी, अन्ना हजारे, अलग अलग तरह की और एजेंसियां, मीडिया जगत, पिछले 12 साल में एक भी सिद्ध नहीं हुआ और सबसे कांग्रेस बरी हो गई।
मोदी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, नारा दिया 15-15 लाख काला धन स्विस बैंक में कांग्रेस के नेताओं का, उससे देश का जितना इनकम टैक्स है वो आधा हो जाएगा, इस तरह के सब्जबाग दिखाया। और देश ने भरोसा किया है कि जिसके पीछे न जिसके बच्चे हैं न जिसका परिवार है, न खाऊंगा न खाने दूंगा के प्रधानमंत्री पर भरोसा किया। आदरणीय साथियों, सिर्फ 5 मिनट की ये फिल्म पहले देखेंगे आप, फिर मैं विस्तार से अपने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश की जनता के देश के सवाल आपके सामने रखूंगा। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये प्रेस की कॉन्फ्रेंस नहीं है, प्रश्नों की कॉन्फ्रेंस है। प्रश्न है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को आज ही इनके जवाब प्रदेश के सामने देना चाहिए। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया करके फिल्म। मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ के बाद से मोहन यादव, उनका परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियां उज्जैन और आसपास के इलाकों में कम से कम 137 प्लॉट खरीद चुकी हैं, जो 168 एकड़ में फैला है। इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में पता चलता है कि ये प्लॉट उन इलाकों में हैं जिन्हें शहरीकरण का सबसे ज्यादा फायदा मिला है। इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन के इस खास वीडियो में हम कुछ बिंदुओं पर विस्तृत ढंग से फोकस करने वाले हैं। पहला सवाल, कितनी जमीनें खरीदी गईं, बेची गईं और डेवलप की गईं? दूसरा, जमीनों के ये सौदे सवालों के घेरे में क्यों हैं? तीसरा, जब हम मोहन यादव, उनके परिवार और कंपनियों की बात करते हैं तो हम किन व्यक्तियों और कितनी कंपनियों का जिक्र कर रहे हैं? और चौथा, इस पर खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार का पक्ष क्या है? हमारे रिपोर्टर जय मजूमदार ने इस पूरे मामले की विस्तृत पड़ताल की है। थोड़ा सा डर का माहौल था और लोग खुले में बात करने में और मिलने में भी तैयार नहीं थे। तो इसमें 1-2 बार हुआ है कि हम एक जगह पहुंच गए हैं जहां पे हमें एक बंद कमरा मिला और उस कमरे में दाखिल होने के बाद वो कमरा फिर बाहर से बंद कर दिया गया। मास्टर प्लान में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को विशेष महत्व दिया गया है। इसके तहत नए बाईपास, स्थानीय कनेक्टिविटी में सुधार, रेल और बस सेवाओं को जोड़ने वाला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट कॉरिडोर विकसित करने का भी प्रस्ताव है। इन तमाम प्रस्तावित बदलावों के चलते उज्जैन देश के सबसे बड़े प्रॉपर्टी मार्केट के रूप में उभर रहा है और इसके शुरुआती निवेशकों में शामिल हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनका परिवार, भाई बहन और करीबी रिश्तेदार। शुरुआत में हमने आपको बताया कि यादव और उनका परिवार 168 एकड़ में फैले 137 प्लॉट खरीद चुका है। चूंकि रिकॉर्ड अभी अपडेट नहीं हुए हैं, इनमें साल 2026 की खरीद बिक्रियां शामिल नहीं हैं, इसलिए ठीक कहा नहीं जा सकता कि हाल फिलहाल में परिवार ने कोई और प्रॉपर्टी खरीदी या बेची है या नहीं। पर यह जरूर पता चलता है कि 168 एकड़ के अलावा परिवार ने 2021 से 2023 के बीच 85 एकड़ जमीन खरीदी। 2021 के पहले ली हुई 82 एकड़ जमीन और जोड़ दें तो परिवार कुल 335 एकड़ जमीन का मालिक है। खतौनी के रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि इन प्लॉट्स को मोहन यादव की पत्नी सीमा, बहू यानी बेटे वैभव की पत्नी शालिनी यादव, भाइयों नंदलाल और नारायण यादव, नारायण की पत्नी रेखा, उनके बेटे अभय यादव और चचेरे भाइयों गोविंद और नीलेश यादव ने खरीदा है। ऐसा उन्होंने या तो अपने नाम पर या अपनी उन 4 रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए किया है जिन्हें परिवार के सदस्य चला रहे हैं। इन खरीदों से 2 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आते हैं जो औचित्य और हितों के टकराव यानी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर सवाल खड़े करते हैं। पहला सवाल, इनमें से ज्यादातर जमीनें या तो उज्जैन और उसके आसपास बनने वाली नई सड़क परियोजनाओं के करीब हैं या फिर उन इलाकों में हैं जिन्हें मास्टर प्लान 2035 में कृषि भूमि से आवासीय या कमर्शियल में बदलने के लिए चिन्हित किया गया है। वैसे तो उज्जैन मास्टर प्लान 2035 मई 2023 में ही रिलीज कर दिया गया था, यानी मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के कई महीने पहले। लेकिन यादव इस धार्मिक शहर के पर्यटन और कायाकल्प के प्लान में मुख्यमंत्री बनने से भी पहले बल्कि दशकों से शामिल थे।
वो साल 2004 से 2010 के बीच उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि MPTDC के अध्यक्ष थे। 2011 से 13 के बीच मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रमुख थे और साल 2013 से ही उज्जैन दक्षिण की सीट से माननीय विधायक भी हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद की बात करें तो अगले महीने ही यानी जनवरी 2024 से राज्य सरकार ने इन इलाकों में नई सड़कों और हाईवे को बनाने का ऐलान शुरू कर दिया। स्थानीय प्रॉपर्टी डीलरों का कहना है कि भूमि उपयोग में किए गए बदलावों यानी किसानों वाली जमीन को आवासीय और कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए खोल देने से ये जमीनें शुरुआती निवेश के लिए बहुत मुफीद हो गई हैं। दूसरा बिंदु, यादव परिवार के नाम यूं तो पहले से ही बहुत जमीनें थी, लेकिन दिसंबर 2023 यानी उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद इसमें भारी बढ़त दिखती है। मसलन मोहन यादव के परिवार के नाम उज्जैन और आसपास के इलाकों में पहले से कम 108 जमीनें थी जो 179 एकड़ में फैली थी। एक्सप्रेस की पड़ताल से पता चलता है इनमें से लगभग 85 एकड़ की जमीन 2021 से 23 के बीच खरीदी गई, जब यादव सूबे के शिक्षा मंत्री थे। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनके परिवार ने भारी संख्या में जमीनों के टुकड़े खरीदने शुरू कर दिए। वीडियो के अगले भाग में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि यादव परिवार के सदस्यों के नाम कितनी जमीनें हैं, पर फिलहाल लौटते हैं इस बात पर कि ये भूमि खरीद सवालों के घेरे में क्यों है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से यादव के परिवार ने जो नई 168 एकड़ की जमीनें खरीदी, इनमें से 111 एकड़ ठीक उन सड़कों से लगी हैं जिन्हें बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री यादव ने की। मसलन उज्जैन बड़नगर और उज्जैन इंदौर राजमार्ग के पास बसे गंगेड़ी में परिवार ने अप्रैल 2024 के बाद से 51 एकड़ तक के 38 प्लॉट खरीदे। ऐसा उन्होंने एकाधिक डील्स के जरिए किया। अक्टूबर 2024 में कराड़िया नवाखेड़ा इलाके में हाईवे के पास 9 एकड़ जमीन खरीदी गई। नागझिरी और उंडासा के बीच बन रहे पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के पास करौंदिया में 8 एकड़ जमीन खरीदी गई और ये सारी खरीद जुलाई 2025 में हुई। उज्जैन मक्सी रोड, जिसे फिलहाल 4 लेन बनाने पर काम चल रहा है, इसके दक्षिण में जयवंतपुरा में 6 एकड़ के 12 प्लॉट खरीदे गए 2024-25 में। इसके अलावा इंदौर और उज्जैन के राजमार्गों के बीच यानी 2 राजमार्गों के बीच चंदेसरा में बीते फरवरी को 9 एकड़ जमीन खरीदी गई। उज्जैन नागदा हाईवे के दोनों तरफ कम से कम 29 एकड़ के 16 प्लॉट खरीदे गए। ये बीती मई में उन्हेल में खरीदे गए। अब उज्जैन की सीमा के भीतर दाखिल होते हैं। यादव परिवार हर उस जोन में जमीनों का मालिक है जहां चेंज ऑफ लैंड यूज यानी कि CLU यानी भूमि को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। आदरणीय साथियों, आप सबके पास ये रिपोर्ट्स है। तथ्य से स्पष्ट होता है कि राम मंदिर के चंदा चोरी में भी भारतीय जनता पार्टी और महाकाल की जमीन लूट में भी भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी ने दोनों में छूट दे रखी है। आदरणीय साथियों, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, सरकारी दस्तावेज क्या कहते हैं, जमीन का लैंड रिकॉर्ड क्या कहता है। मोहन यादव 2021 में मंत्री बने, 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री बने। 21 से 23 के बीच परिवार के निकट रिश्तेदारों के पास लगभग 194 प्लाट में स्थान पर 253 एकड़ जमीन आई, 253 एकड़ जमीन आई, यानी 21 से 25 के बीच में 253 एकड़ जमीन खरीदी गई जब वो मंत्री बने और मुख्यमंत्री बने, आज तक 2.5 साल में। दूसरा लैंड रिकॉर्ड क्या कहता है, 21 से 23 में 57 प्लाट में 85 एकड़ जमीन खरीदी, 24 से 25 एक साल में 137 प्लाट में 168 एकड़ जमीन खरीदी गई। इतनी तेजी से इनकम कैसे सोर्स डेवलप, क्या सोर्स का इनकम के सोर्स का डेवलपमेंट कैसे हो गया। कुल भूमि स्वामित्व की रिपोर्ट अनुसार परिवार और रिश्तेदारों के पास 245 प्लाट में 335 एकड़ जमीन है।
नाम अभी थोड़ा बताए गए हैं, पर मैं विस्तार से और बता दूं। नीलेश यादव 108 एकड़, गोविंद यादव 47 एकड़, मोहन यादव 17 एकड़, पुत्र वैभव यादव 17 एकड़, भाई नारायण यादव 19 एकड़, नंदलाल यादव 17 एकड़, बहन कलावती 17 एकड़, भतीजा अभय यादव 16 एकड़, पत्नी सीमा यादव 11 एकड़, पुत्र वधू शालिनी यादव 10 एकड़, साली 6 एकड़, साली रेखा यादव 6 एकड़। 3 परिवारों की कंपनियां, रिपोर्ट्स के 4 प्रमुख रियल एस्टेट के नाम आए हैं। बहुमत हिस्सेदारी सीमा यादव, मोहन यादव, सबसे अधिक हिस्सेदारी सीमा यादव, मोहन यादव, लगभग 28 एकड़ जमीन। मोहन यादव की पत्नी सीमा और पुत्र वैभव से जुड़ी हुई लगभग 25 एकड़ भूमि। मोहन यादव की बहन कलावती, भाभी सुनीता से जुड़ी हुई 47 एकड़ जमीन। ये 3 अलग अलग कंपनियां हैं। एक का नाम है श्री शिवायनी बिल्डकॉन, दूसरी का है श्री अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन, तीसरी का है सत्यम डेवलपर। ये तीनों के अलग अलग आंकड़े हैं, जिसमें परिवार के निकट रिश्तेदारों का बड़ा स्टेक है। अब इन कंपनियों को जब हिस्सेदारी दी गई, उसके बाद कौन कौन सी परियोजनाएं इन जमीनों से लगी हुई आई। मोहन यादव मुख्यमंत्री और मंत्री रहने के दौरान सड़क और हाईवे उज्जैन बदनावर रोड एक बना, चौड़ीकरण हुआ, नई कनेक्टिविटी बनी, उज्जैन इंदौर रोड विस्तार हुआ, उज्जैन झालावाड़ 4 लेन इसी जमीन के आसपास आया, उज्जैन नागदा रोड इसी जमीन के आसपास आया, उज्जैन देवास रोड इन्हीं जमीनों के आसपास आया, उज्जैन मक्सी रोड इन्हीं जमीनों के पास आया, उज्जैन आगर रोड इसी जमीनों के पास आया, गरोट ग्रीनफील्ड कॉरिडोर इसी जमीनों के आसपास आया। इन परियोजनाओं में भूमि खरीदने का उल्लेख दिया गया है। जिन परियोजनाओं का भूमि खरीदना, ये ब्यौरा है, डिटेलिंग, जो रिपोर्ट्स में भी आया और मैंने मौखिक भी आपको बताया। सवाल क्या है? सवाल है, जैसा मैंने कहा था कि क्या वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल का नाम मुख्यमंत्री ऑफिस से हटा के मोहन यादव एंड फैमिली रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कर देना चाहिए? क्या कहती है रिपोर्ट्स? दूसरा, मैंने जैसा कहा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बहुत दुख के साथ मध्य प्रदेश जब देश में आज ये इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट, तो क्या मुख्यमंत्री पर सवाल हुए? मध्य प्रदेश के तंत्र पर सवाल नहीं हुए? यहाँ के करप्शन को लेकर जिस तरीके की पूरे देश में परिस्थिति थी, उसको बल नहीं मिला। एनसीआरबी के आंकड़े कहते थे सबसे भ्रष्ट राज्यों में हम हैं। क्या उसको इस पूरी रिपोर्ट के बाद बल नहीं मिलता है? सवाल ये है, कुर्सी आई, साथ में जमीनें लाई, पहले सड़क का नक्शा, फिर परिवार की खरीदारी, धर्मनगरी को मुख्यमंत्री ने जमीन के धंधे का, गोरख धंधे का हिस्सा बना दिया। आखिर ये सवाल बनता है नहीं बनता है? मेरा आप सबसे, हम सीधे सवालों पे जाते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपको मध्य प्रदेश को बताना चाहिए और देश को भी बताना चाहिए, क्या सही है, ये सही है कि दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके परिवार और परिवार से जुड़ी कंपनियों ने 137 प्लाट खरीदकर लगभग 168 एकड़ भूमि अर्जित की? यदि
नहीं तो क्या सही है, ये गलत है या सही है, प्रदेश को बताओ। रिपोर्ट्स में डिटेलिंग, और हम भी पूछ रहे हैं, प्रदेश भी पूछ रहा है। दूसरा, रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 111 एकड़ जमीन ऐसी जगहों पर खरीदी गई जो सड़कों, हाईवे की अधोसंरचना परियोजना से प्रभावित क्षेत्र है। क्या केवल सहयोग है या प्रयोग है? जमीन खरीदो और योजना लेके आओ। तीसरा, क्या सरकार उन सभी सड़कों और परियोजनाओं के बाईपास, कॉरिडोर और भूमि उपयोग परिवर्तन, लैंड यूज चेंज की सूची सार्वजनिक करेगी? जिन क्षेत्र में मुख्यमंत्री परिवार ने भूमि खरीदी, जब खरीदी तब क्या लैंड यूज था और आज क्या है, यह सार्वजनिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री यह घोषणा करेंगे कि इन सभी भूमि सौदों में स्वतंत्र सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच हो, निष्पक्षता पर काम होगा? मैं आग्रह कर रहा हूं पूरे प्रेस से और पूरे मध्य प्रदेश से कि रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री के परिवार के पास 179 एकड़ भूमि मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 वर्षों में 168 एकड़ नई भूमि जुड़ गई। मुख्यमंत्री बनने के बाद भूमि खरीदी की गतिविधि अचानक क्यों बढ़ी? कारण क्या है इसका? एक प्रश्न और बनता है, यह मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत सवाल है, कुछ सरकार के मतलब मोहन यादव से सवाल है, ये सरकार के मुख्यमंत्री से सवाल है और चीफ सेक्रेटरी से सवाल है, प्रशासन से सवाल है, मंत्रिमंडल से पूरे से सवाल है। क्या मुख्यमंत्री कार्यालय ने कभी यह सुनिश्चित किया कि जिन क्षेत्र में परिवार की भूमि है वहां होने वाले सरकारी निर्णयों में मुख्यमंत्री स्वयं को अलग रखे? मुख्यमंत्री की जमीनें हैं, उसको लाभ मिलेगा इस परियोजना से, ऐसे निर्णय में मुख्यमंत्री ने अपने आप को अलग किया क्या? दूसरा, क्या किसी कैबिनेट बैठक, विभागीय बैठक, मास्टर प्लान की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री ने अपने परिवार की निजी लाभ पर मंत्रिमंडल में चर्चा की कि यह जमीन का इस योजना से मेरे परिवार को इस तरह का लाभ होगा? क्या मंत्रिमंडल में यह बात आई थी? यदि किसी मंत्री के परिवार का द्वारा सरकारी परियोजनाओं का लाभ मिलने वाले क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर निवेश किया जाए, मंत्रिमंडल का हिस्सा एक मंत्री, अगर उसके परिवार को किसी परियोजना का बड़ा लाभ मिलेगा परियोजना से, तो क्या सरकार खुफिया तंत्र इस पर नजर रखता है? या फिर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री खुफिया तंत्र को आंखों पे पट्टी बांध दी गई है, वो बोलता है कुछ, सुनता है, देखता है या चुप रहता है? सवाल है। सवाल एक और है कि रिपोर्ट्स में मुख्यमंत्री की पत्नी, पुत्रवधू, भाइयों, भतीजों, चचेरे भाई के साथ 4 रियल एस्टेट का उल्लेख है। क्या सरकार इन सभी कंपनियों के विवरण सार्वजनिक करेगी? क्या सही है कि मुख्यमंत्री अपनी पत्नी की हिस्सेदारी वाली कंपनियों को भूमि हस्तांतरण परिवार के अन्य सदस्यों में भी हुआ है क्या? मुख्यमंत्री परिवार की सभी कंपनियों के हिस्सेदार फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए तैयार है? मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि भूमि खरीदी के कुछ समय बाद ही हाउसिंग प्रोजेक्ट, बिल्डर एग्रीमेंट शुरू हो गए उन जमीनों पर। क्या पहले नियोजित व्यवसाय की रणनीति का हिस्सा था कि जमीन खरीदेंगे, मास्टर प्लान में चेंज आएंगे, परियोजना लाएंगे, उस बीच में रियल एस्टेट कंपनी से हम अपना एग्रीमेंट करेंगे और जो 10 रुपए की जमीन है वो 1000 रुपए की करेंगे? ये पहले से प्लान आउट था क्या? क्या यह सही है कि कुछ परियोजनाओं में भूमि मालिकों के विकसित संपत्ति 60% से 70% का हिस्सा है जिनकी भूमि है, मुख्यमंत्री की हो, उसके परिवार की हो? तो जब सरकारी योजनाएं लैंड पुलिंग आती है, आईडीए कोई योजना लाता है हाउसिंग की,
हाउसिंग बोर्ड कोई योजना लाता है तो वहां 50% डेवलप प्लाट मिलेगा और मुख्यमंत्री को 70% डेवलप प्लाट मिलेगा उनकी कंपनियों को, उनके हिस्सेदारी को। ऐसा क्यों? ये किसानों के साथ धोखा नहीं है? ये उन जमीन मालिकों के साथ धोखा नहीं है कि आप सरकार की योजनाओं में 50-50 का रेशो, 40-60 का रेशो और मुख्यमंत्री के इसमें 70-30 का रेशो। तो ये किसानों को, जो मुख्यमंत्री सबका वरद हस्त होता है, उन्होंने प्रदेश के साथ धोखा नहीं किया? क्या प्रोजेक्ट में आर्थिक लाभ अनुमानित सरकार सार्वजनिक करेगी? इन प्रोजेक्ट में जितना पैसा आर्थिक फायदा होगा इसका असेसमेंट करके सार्वजनिक करेगी क्या? सवाल है कि मुख्यमंत्री जी बताएं कि पहले सड़क तय हुई कि पहले जमीन खरीदी गई? पहले सड़क हुई या पहले जमीन खरीदी? ये बात तो उनको स्पष्ट बताना पड़ेगा ना प्रदेश को। क्या उज्जैन के सामान्य किसान नागरिकों को भी यह जानकारी उपलब्ध थी जिसके आधार पर इतनी बड़ी मात्रा में भूमि पर निवेश हुआ? इसका सार्वजनिक कोई प्रमाण है? पूरे देश के सामने न खाऊंगा न खाने दूंगा कि सार्वजनिक घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री की क्या नैतिक दायित्व नहीं है इसकी पूरी जांच कराने का? क्या मुख्यमंत्री ये घोषणा करेंगे कि उनके परिवार की 2023 के बाद भूमि खरीदी की जांच किसी, जैसे मैंने पहले कहा, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट से जज से जांच कराई जाए? इन सब प्रश्न कॉन्फ्रेंस का अंतिम प्रश्न है। मध्य प्रदेश की जनता केवल एक जवाब चाहती है, क्या विकास योजनाएं पहले बनी और फिर जमीन खरीदी गई या जमीन पहले खरीदी गई और फिर विकास योजनाएं बनी? मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए। मैंने जैसा कहा कि अली बाबा 40 चोरों का जखीरा अभी कुछ दिन पहले कुछ आया, थोड़ा सा हिस्सा आया है, बड़ा हिस्सा बचा है, वो भी आने वाला है और अली बाबा का हिसाब आ जाए। हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितनी मुखरता से, जितनी स्पष्टता से ये सवाल मीडिया ने उठाए हैं, सब परिवार के लोग ये सवाल अपनी सरकार से, हमारी सरकार से, हमारे मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री किसी दल का नहीं होता है, मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है, उनसे हम सब मिलकर करेंगे और आशा करेंगे कि मुख्यमंत्री भी प्रदेश के सामने इतने बड़े एलिगेशन उन पर लगे हैं, उसका स्पष्ट प्रदेश की जनता को स्पष्ट जवाब दें। मैं हमारे सीएलपी के नेता आदरणीय उमंग सिंगार जी से आग्रह करता हूं कि वो भी अपनी बात विस्तार से कहें। आ जाइए, यहाँ आ जाओ, यहाँ बीच में बैठो। उमंग इधर आओ, एक आप इधर खड़े होकर, आप इधर आ जाओ। चलने में सब साल वो मतलब उसकी ज़रूरत ही नहीं, इससे चली आएगी हमारी, कोई छूट तो नहीं है। सम्मानित पत्रकार बंधु, सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी, सम्मानित मुख्यमंत्री जी, सम्मानित सचिव जी, सम्मानित अभय भाई, आप भाजपा के राज के अंदर फाइलें बन रही। आपने नाम सुना केरला फाइल, आपने नाम सुना कश्मीर फाइल, आपने अब सुना एप्सिन फाइल और अब आ गई मोहन यादव जी की फाइल, उनके परिवार की फाइल। आ रही आवाज आ रही, सही साथ। तो इस सरकार के अंदर फाइलें, भाजपा के राज में फाइलें बन रही, लेकिन फाइलें तो बनती है तो फाइलें धूल खा रही। इसके पहले भी आपको पता है परिवहन घोटाला हुआ, उसको लेके परिवहन मंत्री को लेके किस प्रकार से प्रमाण के साथ लोकायुक्त में दिया, इनकम टैक्स में दिया, रजिस्ट्रियां दी,
नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर भ्रष्टाचार को शिष्टाचार समझ ले तो फिर मंत्री तो अली बाबा 40 चोर की तरह काम करेंगे। तो मैं समझता हूं, और इसके पीछे सीधे सीधे दिल्ली सरकार जो डबल इंजन की विकास की बात करती है, अब तो जमीनों के घोटालों के अंदर आप विकास करो, हम आपके साथ हैं। ये डबल इंजन की सरकार है, एक नया मॉडल है, ये विकास का नया मॉडल है। मंत्रियों को कैसे मजबूत करो, मुख्यमंत्रियों को कैसे आर्थिक मजबूत करो, परिवार को कैसे मजबूत करो, एक नया मॉडल डबल इंजन की आ गया है पूरे देश के अंदर। निश्चित तौर से इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर है, रिसर्च की खबर है, एक मीडिया के चैनल से आई है, लेकिन कई भाजपा के नेताओं के पास ये थी, उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि हम इसको उठा पाए। अब आपका सवाल आएगा कि आपके पास भी वो आया संपर्क करने, मेरे पास भी आया। अब आपको बता दूं, फाइल नंबर 1 है, सीरीज 1 है, ये जो इंडियन एक्सप्रेस की है। अभी फाइल 2 सीरीज 2 बाकी है, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। निश्चित तौर से उज्जैन के अंदर एक नया साम्राज्य चल रहा है, एक ऐसे मुख्यमंत्री जी का जो किसी घर को अगर घर बनाने के लिए अगर गिट्टी भी चाहिए तो गिट्टी उनकी खदान से आती है, उनके परिवार के यहाँ आता है। गिट्टी का रेट वो तय करते हैं, वहां पे ठेकेदार काम नहीं करना चाहते। रेत महंगी, गिट्टी महंगी, सरिया महंगा, पूरी मोनोपोली। उज्जैन की आम जनता से पूछिए कि घर बनाने में उन्हें कितनी परेशानी आ रही। आयुष्मान का घोटाला अलग है, वो भी आपको बताएंगे बात। इंदौर उज्जैन रोड, वो जब 4 लेन की बात हुई तो कितने जमीनें खरीदी, कौन सी कंपनी थी जिसने पहले जमीन तय करी, फाइनल करी, 25,000 करोड़ में जमीनें खरीदी गई, और आज वही जमीनें 1 से 2 लाख करोड़ की जमीनें हुई। कौन कंपनी थी? सरकार बताए, मुख्यमंत्री जी बताए। क्या उस कंपनी के डायरेक्टर या जमीन मालिक के जन्मदिन में आप जाते हो, केक काट रहे हो, तो आपकी क्या उनसे मित्रता है, ये भी बताए। माननीय पत्रकार बंधु, इंदौर भोपाल भी बाईपास बन रहा, भोपाल में यहां भी किस प्रकार से जमीनें तय की गई, ये भी एक फाइल है। इसके बारे में भी आपको आने वाले समय में जानकारी देंगे। मास्टर प्लान रुके हुए, उज्जैन के अंदर नियम बदल दिए जाते हैं। इंदौर इतना बड़ा आर्थिक, जो हमको एक राजधानी कहते हैं, इंदौर की जनता को मास्टर प्लान नहीं मिल पा रहा, वहां पे मुख्यमंत्री जी खुद है। क्यों नहीं मिल पा रहा, ये भी एक सवाल है। क्या जमीनों की हेराफेरी हो रही है? क्या जमीनों की खरीद फरोख्त हो रही है? कौन सी कंपनियां कर रही है? कौन सी कंपनियां आपसे जुड़ी है? क्या मुख्यमंत्री जी इसके बारे में अपना वक्तव्य देंगे? ये भी मैं चाहूंगा। वो इंदौर के वासियों से भी कहना चाहता हूं कि आपके शहर को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, इंदौर की आबो हवा खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आप सबको भी आगे आना पड़ेगा। साथियों, मैं समझता हूं कि मोहन बाबू जी का एक भूमि साम्राज्य है। किस प्रकार से साम्राज्य बन रहा है, ये आप देख सकते हैं।
किसकी कितनी जमीन है अध्यक्ष जी ने बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको व्हाट्सएप पर जानकारी आपको दे दूंगा। निश्चित तौर से जो 2023 में नोटिफिकेशन हुआ उज्जैन को लेके, कई उसमें गड़बड़ियां हुई। आपको पता है कि जब ये आप यूडीए के डायरेक्टर थे, वहां पे चेयरमैन थे, जब शिवराज जी और उनका कितना विवाद हुआ जमीनों को लेके, और ये जो कंपनियां जिनकी बात की जा रही है, सिद्धि विनायक, मंगल मूर्ति इंफ्राटेक, श्री सिद्धि विनायक, देवकांत, श्री अन्नपूर्णा इंटरप्राइजेस, श्रेयान डेवलपर, श्री शंभू महाकाल कंस्ट्रक्शन, इन कंपनियों की किस प्रकार से सीरीज बनाई गई, ये भी एक अलग दास्तां है। जमीन किसकी, सौदा किसका, रजिस्ट्री कितने की, और 6 महीने के बाद फिर रजिस्ट्री बदल दी जाती है। तो सीधे सीधे जमीनों में घोटाला, करप्शन, वो पूरी लिंक बनती है। इस बात को इनके परिवार के एक नीलेश यादव जी, एक मेरे पास उन्हेल परिवार, उन्हेल गांव के लोग आए, 20-25 2 बस भर के आए थे, पूरा गांव आया। वही नवंबर 2025 में आया था। मैंने इसको ट्वीट भी किया था, जो आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं। एक ऐसा व्यक्ति जिससे जो मर गया है, जमीन मालिक, उस माधवराव को एक 40-25 साल के बच्चे को माधवराव बना दिया गया, उसकी वोटर आईडी बना दी गई, आधार कार्ड बना दिया गया, और उस माधवराव से नीलेश यादव जी ने रजिस्ट्री करा दी। पूरा गांव 50 बीघा जमीन, लगभग 2 करोड़ रुपए बीघा की जमीन है वो। और उन्हें इनके गुंडों ने कहा कि आप 2 करोड़ रुपए ले लो, जमीनें खाली कर दो। वो पूरा गांव आया, छोटे छोटे बच्चे थे और उनकी माएँ थी। एकादशी का दिन था, सुबह से बच्चे भूखे प्यासे थे, रो रहे थे मेरे सामने, पूरा परिवार रो रहा था, मेरे पैरों पे गिर गए। मैंने उनको कहा, बहनों आपको पैर पड़ने की जरूरत नहीं है, आपको न्याय मिलेगा। मैंने तत्काल उस समय एक ट्वीट बनाया, वीडियो बनाया। ये 12 बजे की बात है। 12 बजे जैसे मैंने ट्वीट किया, तत्काल नीलेश यादव जी ने 3 घंटे 4 घंटे के बाद एक थाने में केस दर्ज कराया कि माधव जो था वो फर्जी आदमी था, उसने गलत मेरी रजिस्ट्री कर दी। ये प्रमाण है। और इसको मैंने 4/12/2026 को विधानसभा में प्रश्न भी लगाया। इसकी कॉपी भी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो सरकार जवाब दे रही है, सरकार, प्रशासन इनका, पुलिस विभाग इनका, प्रश्न जो है खुद मुख्यमंत्री वही उमंग भी बोल रहा है कि हम विवेचना कर रहे हैं। आज तक विवेचना की जानकारी सदन में नहीं आई है, ना मुझे प्राप्त हुई। ये अलग बात है कि जो परिवार वहां पे काबिज थे, जो लोग थे जिनके नाम रजिस्ट्री थी, आज भी है, जो मेरे पास आए थे, लेकिन सरकार ने इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया। ये कागज पर रिकॉर्ड है कि किस प्रकार से, मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि किस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा, किस प्रकार से रजिस्ट्रियां कराई जा रही, किस प्रकार से दबाव बनाया जा रहा। तो साथियों, निश्चित तौर से जमीनों के भाव
कई बढ़ गए और एक सुनिश्चित तरीके से बढ़ाए गए कि यहां पर प्लान लाना है और हमें इसकी पहले जमीनें खरीदनी। निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि सब जो भी हुआ नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से हुआ, हम तो इनकम टैक्स भरते हैं, हमारा परिवार इनकम टैक्स भरता है। लेकिन जब अगर सुप्रीम कोर्ट, जैसे हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इसकी जांच करें एक कमेटी बना के, तो परत दर परत सब जो कौन किससे जुड़ा है, क्यों लाभ हुआ, वो पूरी जानकारी सामने आई। क्या मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है? क्या प्रदेश सरकार जनता, प्रदेश की जनता को आज आके आप बयान देंगे? आप आरोप तो बहुत लगाते हैं, लेकिन आप पे आरोप लग रहे हैं, मैं प्रमाण आपके परिवार पे लग रहे हैं, आपने जमीनें कैसे खरीदी, क्या इसका आप ब्यौरा देंगे मीडिया को? क्या प्रदेश की जनता को? क्या आप इसकी जांच कराएंगे एसआईटी से? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं नहीं देंगे, ना जवाब देंगे ना जांच कराएंगे। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश की एक कमेटी बने, कमेटी जांच करे। लेकिन सवाल यह उठता है, प्रदेश का लाखों करोड़ों रुपए आम जनता का पैसा जो टैक्स से भरते हैं, पेट्रोल, डीजल, प्रॉपर्टी टैक्स, ये पैसा कहां जा रहा है? क्या विकास में जा रहा है कि भ्रष्टाचार में जा रहा है? क्या मुख्यमंत्री जी बताएंगे? सीएस को लेके जिस प्रकार से वहां पे काम चल रहा है, सीएस के नाम पे हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या उस इतने बड़े महापर्व में क्या भ्रष्टाचार नहीं होगा? क्या ये मुख्यमंत्री जी बताएंगे? आज की तारीख में जिस प्रकार से सीएस के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है पूरे उज्जैन के अंदर करोड़ों रुपए का, इसके पीछे कौन लोग हैं? इसके पीछे कौन सी कंपनियां हैं? क्या आपसे जुड़ी है? क्या आपके परिवार से जुड़ी है? ये हमारे सवाल है। मैं समझता हूं कि अगर आप, वो एक नई फाइल है, ये भी एक नई फाइल है, तो आपको मैंने कह दिया कि ये आपको इतनी सारी फाइलें देखी, अगली बार आपको 2, 3, 4 फाइलें और आपको दिखाएंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। धन्यवाद।